You can never ever think of violence. जी। Violence is no solution for anything. आप हम्म। देखिए कितने वॉर्स हुए हैं पूरी दुनिया में, अंत में क्या हुआ? सुलह ही तो हुई है। कितने सारे कोर्ट के डिसीजंस आप देखिए जो कोर्ट में आते हैं, अंत में क्या होता है? सुलह ही तो होती है। हम्म। तो कभी भी वॉयलेंस से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। स्टेटमेंट आई एवर हर्ड फ्रॉम राहुल गांधी, हिंसा, दिस दैट, कुछ बौखला गए हैं बहुत ये लोग। अभी बौखला हाल गए में ही हैं। आपने कभी बहुत ज्यादा बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं एक तरीके से। कल एक और आपने स्टेटमेंट देखा था, ये गरीबों के मसीहा बनते हैं और कर्नाटक में क्या कह रहे हैं कि जी 100% रिजर्वेशन देंगे। पहले बोल रहे हैं, फिर उसके बाद ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं नहीं 50% देंगे। चल क्या रहा है भाई? रिजर्वेशन प्राइवेट कंपनीज में देना ही क्यों है? और इनके तो फैमिली का इतिहास रहा है, कांग्रेस की फैमिली का इतिहास रहा है, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, और फिर भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि मानसिकता इतनी गंदी मानसिकता है। अगर हम भुक्तभोगी हैं तब तो कम से कम हम चुप रहेंगे, कम से कम ऐसी बातों को तूल नहीं देंगे, ऐसी बातों को हवा नहीं देंगे। क्योंकि अगर जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ हो सकता है तो मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली, दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एवरीथिंग दे हैव ऑलरेडी डिवाइडेड, एंड दिस वाज सीन इन द इलेक्शन रिजल्ट्स एज वेल। लेकिन अभी तो मुझे जो दिख रहा है कि ये जो बातें हो रही हैं पार्लियामेंट में, उसकी वजह से कहीं हमारे प्रधानमंत्री को निशाना ना बना लिया जाए, जो कि बहुत ही गलत साबित होगा। मोदी हेट्रेड इतनी ज्यादा हो चुकी है, वो सिर चढ़ के बोल रही है कि उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम ऐसी बातें करके माहौल क्रिएट करेंगे। फिर जब माहौल क्रिएट होता है तो मिनटों में आग की तरह वो माहौल पूरे देश में फैल जाता है, और फिर इसका विक्टिम कौन होगा ये समझ पाना बहुत बहुत मुश्किल है। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरे साथ हैं बरखा त्रिहन साहिबा, न्यू दिल्ली से। बरखा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। नमस्कार। नमस्कार। क्या हो रहा है आपके पार्लियामेंट में? राहुल साहब ने बहुत एक धुआंधार बयान दे दिया है। उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हिंसा और हत्या, मर्डर एंड वायलेंस, और उसके ऊपर बहुत ले दे हुई है पार्लियामेंट में कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा कि इस किस्म का पॉलिटिकल रेटोरिक वायलेंस की तरफ लीड कर सकता है, और मोदी साहब के साथ ऐसा होता रहा है। और ये इसकी एक हिस्ट्री भी है कांग्रेस की। सोनिया गांधी साहिबा ने 2007 में, जब मोदी साहब गुजरात में थे, तब उन्होंने उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ, मौत का सौदागर, मर्चेंट ऑफ डेथ, ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्यों ले रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स? बिल्कुल, आपका बहुत सही सवाल है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन ही नहीं ले रहे हैं, कुछ बौखला ज्यादा गए हैं। क्योंकि ये जो अल्फाज यूज किए हैं उन्होंने पार्लियामेंट में, ये हम्म। किसी को भी ना तो अनुमति है दी गई है पार्लियामेंट में ऐसे शब्दों को यूज करने की, ना ही हम्म। उन्हें शोभा देते हैं। देखिए, हम्म। पॉलिटिकली राइवलरी हो सकती है आपकी, आपका कोई मतभेद हो सकता है, देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ थॉट, बट यू कैन नेवर एवर थिंक ऑफ वायलेंस। जी। वायलेंस इज नो सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। आप हम्म। देखिए कितने वॉर्स हुए हैं पूरी दुनिया में, अंत में क्या हुआ? सुलह ही तो हुई है। कितने सारे कोर्ट के डिसीजंस आप देखिए जो कोर्ट में आते हैं, अंत में क्या होता है? सुलह ही तो होती है। हम्म। तो कभी भी वॉयलेंस से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हम्म। आपको लगता है मोमेंट्री, आपको हो सकता है कोई बेनिफिट मिल रहा हो, वो भी खुद की सेटिस्फैक्शन, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इट इज वेरी, इट इज वर्स्ट स्टेटमेंट आई एवर हर्ड फ्रॉम राहुल गांधी, हिंसा, दिस दैट, कुछ बौखला गए हैं बहुत ये लोग। अभी बौखला हाल गए में ही हैं। आपने कभी बहुत ज्यादा बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं एक तरीके से। कल एक और आपने स्टेटमेंट देखा था, ये गरीबों के मसीहा बनते हैं और कर्नाटक में क्या कह रहे हैं कि जी 100% रिजर्वेशन देंगे। पहले बोल रहे हैं, फिर उसके बाद ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं नहीं 50% देंगे। चल क्या रहा है?
भाई रिजर्वेशन प्राइवेट कंपनीज में देना ही क्यों है? आप तो गरीबों के मसीहा बनते हो, तो यूपी, बिहार, इंडिया के हर पार्ट से सब लोग जाते हैं काम करने के लिए। एंड सिंस बैंगलोर इज अ आईटी हब, सो बैंगलोर में तो सब लोग काम करते हैं। वहां पे कोई जात बिरादरी थोड़ी ना देखी जाती है, कोई रिलीजन थोड़ी ना देखी जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एनीबॉडी हु हैज टैलेंट कैन वर्क ओवर देयर। तो टैलेंट से रिक्रूट किया जाता है लोगों को, ना कि रिजर्वेशन। अब ये लेके आ रहे हैं, वैसे गरीबों के मसीहा बनते हैं, लेकिन लेके आए हैं ऐसी चीज, तो मैं आपको बता रही हूँ पागल हो चुके हैं। जबकि ये खुद ही बैकफायर कर गया इनको, इनको अपनी ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। अब आप ये सोचिए कि कर्नाटक के जो लोग हैं, वो जो दूसरे स्टेट्स में बैठे हैं, तो क्या उन्हें भी वापस बुला लेंगे? बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हो सकते हैं, वो कई जगह पे है, दूसरी जगहों पे, तो क्या उन्हें वापस बुला लेंगे? तो ये स्टूपिड स्टेटमेंट्स बंद होनी चाहिए। सत्ता में आने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते आप, आपको थोड़ा सा रीजनेबल होना पड़ेगा, लॉजिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। राहुल गांधी कभी प्रैक्टिकलिटी पे तो मुझे लगता है विश्वास ही नहीं करते हैं। वो हमेशा बड़े एब्सर्ड से स्टेटमेंट्स देते आए हैं, और कभी विंक कर देते हैं, कभी गले पड़ जाते हैं, कभी तालियां बजाने लग जाते हैं एकदम से, कभी लोगों को उकसाने लग जाते हैं पार्लियामेंट में। उससे क्या होता है? कॉमन पर्सन का नुकसान हो रहा है, जो भारत का कॉमन मैन है उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे जैसे टैक्स पेयर्स के मनी से ही तो पार्लियामेंट चलती है। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये इस तरीके से डिस्ट्रक्ट करते हैं पार्लियामेंट को। सही से पार्लियामेंट नहीं जब चलती, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरी पार्टी बहुत सही कर रही है सब कुछ, मैं ऐसा कतई नहीं कह रही, लेकिन जिस पार्टी जो सत्ता में है, उसको काम करने का जो उसका तरीका है, वो तो वही अपनाएगा ना। उसको सत्ता में चुना गया है, तो उसकी जी हाँ जी, पॉलिसी उनके पास मेकिंग की वजह मैंडेट से, है, मैंडेट है या उसे पार्टी के मैंडेट है। पास। जी हाँ। जी, पार्टी के पास मैंडेट है, तो वो तो करेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसा देने से क्या होगा कि वायलेंस जनरेट होगी। आपने अभी देखा ही था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ। जी हाँ, उससे पहले भी आपने देखा है कितनी बार हिंसा हुई है। हमने ये भी पॉलिटिकल देखा है कि डिस्कोर्स में इंदिरा हिंसा जी की का, कोई जगह नहीं। बरखा जी, इंदिरा जी की असैसिनेशन हुई, राजीव गांधी जी की बिल्कुल असैसिनेशन हुई, और उससे बिल्कुल, उससे भारत पहले में ही हुई। महात्मा गांधी की असैसिनेशन हुई। तो इंडिया में तो एक असैसिनेशन की एक अपनी हिस्ट्री भी मौजूद है, और बिल्कुल उस वायलेंस की, और उसका जब इस तरह का रेटरिक आता है तो हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होता है। और ये सारी तो इसमें ये सारी वायलेंस तो कांग्रेस ने खुद भी एक्सपीरियंस कर रखी है, उसके बावजूद ऐसी बिल्कुल। पोजीशन लेना, ये बहुत, ये दिस इज वेरी स्ट्रेंज इन अ वे। इट इज नॉट स्ट्रेंज। इनको अभी हाल में ही सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ क्या हुआ था, या अभी डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बातें, आप वो तो कुछ ही दिन पहले हुआ है, तो हम सब देख रहे हैं। और इनके तो फैमिली का इतिहास रहा है, कांग्रेस की फैमिली का इतिहास रहा है, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, और फिर भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि मानसिकता कितनी गंदी मानसिकता है। अगर हम भुक्तभोगी हैं, तब तो कम से कम हम चुप रहेंगे, कम से कम ऐसी बातों को तूल नहीं देंगे, ऐसी बातों को हवा नहीं देंगे। क्योंकि अगर जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ हो सकता है, तो मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी तो हो सकता है। किसी मैं के तो साथ, कभी नहीं चाहूंगी, किसी के साथ भी मैं कभी नहीं चाहूंगी। माहौल बन जाता है, तो फिर then जी, anybody can be a victim of that माहौल। तो एग्जैक्टली ये चीज देखिए, कोई भी ऐसी रेटरिक होती है तो उसका कोई एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। इसका ओरिजिन कहाँ पे है? एक ऐसा लीडर, हेट्रेड, एक ऐसा हेट्रेड, लीडर हेट्रेड, जिसकी मोदी अपनी हेट्रेड। फैमिली, जिसकी अपनी फैमिली ने सफर किया है वायलेंस को, when he comes and makes this kind of statement। और आपने कर्नाटका का जिक्र किया, तो ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे उसमें हमने ये चीज भी हमारे सामने आती है कि जो साउथ इंडिया है वहां पे मोदी साहब को की बड़ी कोई मैसिव सपोर्ट नहीं आई,
तो ये सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में ही मोदी साहब की सपोर्ट है। तो डिवाइड, ये डिवाइड आपको लगता है ये पॉलिटिकल डिवाइड भी इंडिया में आ रही है? exactly. They have been very successful in dividing the country on the basis of caste, religion, gender, everything. They have already divided, and this was seen in the election results as well. लेकिन अभी तो मुझे जो दिख रहा है कि ये जो बातें हो रही हैं पार्लियामेंट में, उसकी वजह से कहीं हमारे प्रधानमंत्री को निशाना ना बना लिया जाए, जो कि बहुत ही गलत साबित होगा। हिस्ट्री में जो गलत हुआ है उसे रिपीट तो हम कतई नहीं करना चाहेंगे। और जिस फैमिली ने ये सब देखा है इतनी पास से, वो भुक्तभोगी है, तो वो नहीं चाहेगी। लेकिन मोदी हेट्रेड इतनी ज्यादा हो चुकी है, वो सिर चढ़ के बोल रही है कि उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम ऐसी बातें करके माहौल क्रिएट करेंगे। फिर जब माहौल क्रिएट होता है तो मिनटों में आग की तरह वो माहौल पूरे देश में फैल जाता है, और फिर इसका विक्टिम कौन होगा ये समझ पाना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन जो संकेत आ रहे हैं, संकेत तो यही कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की जान को भी खतरा हो सकता है, जो कि मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो तीसरे काल में भी प्रधानमंत्री बने हैं। तो मैं चाहूंगी उनकी लाइफ और बढ़े, उनका सक्सेस रेट और बढ़े, और ऐसा कुछ ना हो। नहीं, लेकिन बिल्कुल माहौल तो नहीं, ये राइवलरी अपनी जगह है, ना सिर्फ एक लीडर पॉलिटिकल है, राइवलरी। लेट ना मी सिर्फ वो कंप्लीट। लीडर है इंडिया के, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग नोबडी वांट्स के किसी की लाइफ को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो कोई या डेंजर हो। सिटीजन हो, उसकी जान को खतरा हो। नोबडी शुड विश इट। तो ये जरा आप And moreover, political rivalry should not exceed limits. Now it is exceeding limits. You have to be in your limits. You have to maintain the decorum. Decorum maintain करने की बहुत जरूरत है। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो करें। कुछ भी है, आपकी आइडियोलॉजी में कोई भी दिक्कत है, फर्क है, आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक संसद में बैठे हैं, आपको उसकी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। शब्दों का चयन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जफर साहब, इवन आई एम टॉकिंग टू यू, आई कैन नॉट से एब्सर्ड थिंग्स टू यू। मेरे को डेकोरम मेंटेन करने का पड़ेगा। अगर आपकी रिस्पेक्ट मैं नहीं करूंगी तो आप भी मेरी नहीं करोगे। तो रिस्पेक्ट and dignity has to be maintained. And since we have मैं बरखा जी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हालांकि हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, डिफिकल्ट टाइम्स हमने देखे हैं, रादर बंदूकें देखी हैं एक दूसरे के ऊपर तानी भी। बट जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि एक डेकोरम और एक दायरे में रह के ही गुफ्तगू होगी, उससे बाहर जाके गुफ्तगू नहीं हो सकती। ये तो कोई तरीका नहीं है, वरना तो फिर हम बिल्कुल तहजीब से निकल के कहीं और चले जाएंगे। वो तो मामला बहुत खतरनाक है। मुझे याद है जब हमारी बात हुई थी इलेक्शन से पहले, इंडिया के इलेक्शन से पहले, तो उस वक्त आपने ये कहा था कि खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए मोदी साहब ने बहुत कुछ किया है और उसमें मुस्लिम वेमेन को बहुत बेनिफिट हुआ है। वो डिवोर्स लॉ जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया या उसे अमेंड किया, उसके बावजूद ये हमने देखा इलेक्शन में कि वो वोट में मटेरियलाइज नहीं हुई वो सपोर्ट। उसकी क्या वजह है? गुमराह किया है देश को, मुस्लिम महिलाओं को खास करके, जिनको मिल मिल के ये बोला गया था कि 8,500 रुपए आपको मिलेंगे। हालांकि 8,500 रुपए भी नहीं मिले, और उन्होंने काफी जगह पे इसकी शिकायत भी करी है। कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कंट्री को बहुत ज्यादा डिवाइड किया गया। कई चीजें उनकी कामयाब हो गई। कई बार क्या होता है कि हमारा झूठ भी बार बार बोला गया, वो कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगी कि बीजेपी का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि नहीं होगा। मेरे को भी कॉन्फिडेंस था, तभी मैं ये सब बोल रही थी। लेकिन ये नहीं पता था, ये तो बाद में ये वीडियोस देखने को मिली और बाद में लोगों से मुलाकात करके पता चला कि ऐसे घर घर जाकर के लॉबिंग की गई थी कि 8,500। अब 8,500 रुपए किसी को मिल रहे हो, दैट इज अ बिग अमाउंट फॉर अ पुअर पर्सन।
तो उसे क्या या दिक्कत है, एक वोट ही तो देना है। तो गुमराह किया आपने देश को, या और उसमें कुछ तो आपने बीजेपी वोट के खरीदा है। बीजेपी ने जो अपने टिकट्स दिए जिन कैंडिडेट्स को, उनका भी कुछ प्रॉब्लम सामने आया कि वो कभी अपनी एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूंसी में गए नहीं थे एंड दे वर टोटली डिस्कनेक्टेड विद देयर ओन वोटर्स। तो जब वो गए हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में वापस, तो दे वर नॉट अप्रिशिएटेड। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स तो आए ना यस बीजेपी को। एग्जैक्टली जी exactly. See, again, that is also again overconfidence that we will win, so we don't have to work. When we start thinking this, see, I will tell you कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया। अब कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं किया, वो और कॉन्फिडेंस में रहे, या उन्होंने सोचा मोदी लहर तो चली रही है, हम तो जीत ही जाएंगे, तो हमें क्या जरूरत है, हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों की बात नहीं सुनेंगे। सो बट व्हेन यू हैव अ डिस्कनेक्ट with the people, the common person, then you see such results. But this is a lesson learned. It's good. They have learned a lesson. Now they'll work hard. आई एम श्योर दे विल। तो ये जो इन्होंने डिवाइड क्रिएट की है, जो आप बता रही हैं हमें, कांग्रेस ने एक तो एथनिक रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड क्रिएट की है, पॉलिटिकल डिवाइड। तो उसमें ये डिवाइड कैसे क्रिएट हो गई नॉर्थ और साउथ इंडिया की, कि हम बीजेपी को बहुत वहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर पॉपुलैरिटी है उनकी, और सदर्न स्टेट्स में वो दे आर नॉट वेरी वेल रिसीव्ड, उनकी वहाँ रूट्स नहीं है, या उनके कैंडिडेट्स अच्छे नहीं हैं। They are still working over there. Soon you will see good results. अभी अब की बार सब कुछ करना, सब तरफ ध्यान देना, इतने डिवाइड के बाद नॉर्थ और साउथ को भी बहुत डिवाइड किया हुआ है। So they see the people I want to who understand this thing कि ये डिवाइड कैसे yes किया है, ये आर दीज अलोंग दी यानी एथनिक लाइंस, या कोई रीजनल डिवाइड है, या कैसी है ये डिवाइड? the people who expertise in dividing, they know how to divide North India and South India. साउथ इंडिया को अलग तरीके से वो बेवकूफ बना रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कर्नाटका वाला अभी केस बताया है। और ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने पहले भी करी, जिसकी वजह से उनको वहां पे अभी पॉपुलैरिटी नहीं गेन हुई। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें भी सुधरेंगी, बदलाव आएगा, बिकॉज पीपल आर अंडरस्टैंडिंग नाउ दैट डिवाइड इज नॉट गोइंग टू लीड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री को अगर प्रॉस्पर करना है तो इस डिवाइड को खत्म करना पड़ेगा। जो हमने अपने आप को बांट लिया, ठाकुर ब्राह्मण हर जात बिरादरी को जाटों में बांट दिया, सब जगह ये बट गए हैं। और बांटने में कौन बहुत परफेक्ट है, वो सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस की पूरी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल पे रही है। अभी से नहीं, बहुत वर्षों से ये इनकी पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल की, तो वो अभी भी उसमें कामयाब हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है, और आने वाले दिनों में शायद ज्यादा समझ आए। लेकिन फिर भी यही बात है कि वोटर जो है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बारी। वोटर का किस तरफ ध्यान चला गया है, या क्या टैक्टिक्स अपनाए गए हैं वोटर को परेशान करने के लिए। जैसे कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया था कि बूथ में उनके नाम ही गायब हो गए। मतलब 50-50 लोग कह रहे हैं कि हमारे नाम ही गायब कर दिए, हम वोट ही नहीं डाल पा रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों ने मुझे बताया कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा दी वहां पर कि जब हम गए वोट डालने के लिए, इतनी गर्मियां थी, टाइमिंग ठीक नहीं था, तो हम वोट नहीं डाल पाए। गर्मी बहुत थी यहाँ पे इंडिया में। June is terrible. Yeah, it was very, very hot at that time, scorching heat, in which this voting happened. That was also one reason where but this should people affect could both not parties. come out and vote. ये हीट वाला जो मौसम का फैक्टर है, वो तो इट शुड अफेक्ट ऑल द पार्टीज, क्योंकि वो खाली बीजेपी के वोटर्स को तो गर्मी नहीं लग रही थी ना, वो तो फिर सभी को लग रही थी। No. I am coming to that ना, that's what I'm saying कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उससे क्या हुआ है, उससे वोटिंग की परसेंटेज कम हुई कई जगहों पे। तो जब वोटिंग परसेंटेज कम होगी, when educated people don't go out to vote, like see, जो पुअर पीपल है उनको तो मिसगाइड कर सकते हो आप। पुअर पीपल को मिसगाइड कर सकते हो आप। वो जो मिडिल क्लास
मिडिल क्लास है, वो घर में एसी में बैठे रहे, वो बाहर नहीं निकले वोट यस डालने के लिए। एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्टली द मिडिल क्लास सेड कि यार इतनी गर्मी में कौन बाहर जाएगा। एंड हम्म। दोज हु वेंट आल्सो व्हेन दे सॉ दैट बिग बिग क्यू दे केम बैक। उन्होंने कहा कि यार हम्म। इतनी गर्मी में खड़े होके मर हाँ, दो जाएंगे, घंटे खड़े चक्कर आ होके जाएगा। वोट डाल रहे हैं, और मोदी साहब तो जीत ही जाएंगे, तो फिर घर ही चलते हैं, खैर है। यस एग्जैक्टली। ये सो हो देयर गया। वर मेनी फैक्टर्स। यस। तो इसमें इसमें जो ये जो डिफरेंट स्टेट्स में देखिए, जो मोदी साहब की एक इकोनॉमिक पॉलिसी रही है, और जिस तरह उन्होंने इन्वेस्टमेंट को, स्पेशली यूएस इन्वेस्टमेंट को इंडिया में जिस तरह उन्होंने यूज किया है, उसका भी आपको लगता है कहीं फैक्टर आया है कि वो इन्वेस्टमेंट नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादा हो गई और सदर्न स्टेट्स में कम हुई? ये उससे उससे भी फर्क पड़ा है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से देखें तो? देखिए बाहर की जब कंपनीज आती हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, तो ये वो चूज करते हैं कि उन्होंने कहाँ पे करना है, कहाँ हम्म। पे उन्होंने फैक्ट्रीज लगानी है, क्या कहाँ पे उन्हें ज्यादा सुविधाएं मिल रही है। अब ये तो है ही, लेकिन अब कर्नाटक अगर ऐसी पॉलिसी लेके आएगा तो कोई इन्वेस्टर वहां जाएगा? कोई भी हम्म। नहीं जाएगा। कैसे कोई इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट कर देगा? वहां तो आप रिजर्वेशन दे रहे हो सिर्फ, और वही लोग काम कर सकते हैं, दूसरा अच्छा टैलेंट आएगा ही नहीं, तो क्या कंपनी को प्रोडक्टिविटी मिलेगी? तो हम्म। यही करते हैं इन्वेस्टर्स भी, बहुत सोच समझ के ही आते हैं कि किस जी एरिया पे मैं जाऊंगा, कहाँ बिल्कुल। मुझे गेन होगा, लेकिन प्रॉफिट लेकिन होगा। वर्षा जी, ये तो गवर्नमेंट को पॉलिसी देनी होती है ना, कि वो वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, वहाँ कुछ सब्सिडीज दे दे, वहाँ कुछ कोई ऐसा माहौल बना दे, यानी एक टैक्स फ्री जोन्स बना दे, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। सो ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी इसमें मैटर करती है, बहुत ज्यादा करती है। Exactly, exactly. They have those government policies and they are working on it as well. But it is see, it is both ways. The हम्म। investor has to be also heard. हम्म। सिर्फ सरकार की मनमानी से नहीं होता काम, दोनों की होता है। क्योंकि आप अगर किसी गेन या प्रॉफिट की तरफ काम कर रहे हैं, so you have to have a correlation with each हम्म। other. तो अभी तो मोदी साहब के लिए तो कोalition गवर्नमेंट है, और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, और फिर वो बंगाल में भी यही सिचुएशन, उनकी तो बहुत ऑपोजिशन है। तो आपको क्या लगता है कि ये अपनी, ये जो पॉलिसीज जो हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ऐसे माहौल में, वेयर ही हैज फोर फ्रंट फाइट? Sikhiya Zafar Sahab, he is trying his best. Our Prime Minister is trying his best. Because, see, at the end of the day, you have to generate employment. That is the biggest question. Employment, prosperity, global, जो हमारा एक स्टैंडर्ड है वो बढ़े, किस तरीके से हम राइज करें। इंडिया इज ऑलरेडी वेरी डेवलप्ड कंट्री, लेकिन और हाइट्स पे कैसे इंडिया को लेके जाना है, ये तो है ही है उनके मन में। और ये तो 24/7 दिखता भी है कि डेवलपमेंट की तरफ ही वो बातें भी करते हैं और दिखता भी है उनका कार्य। लेकिन हम्म। इसको करने के लिए अड़चने भी बहुत आ रही हैं, वो आती हम्म। भी रहेंगी। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट देनी है यहाँ के यूथ को, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाना है। फॉरेन हम्म। इन्वेस्टर्स के लिए हवा सही हो, उसके लिए उनकी मैंडेट, उनको काम करने दिया जाए पार्लियामेंट में। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि पार्लियामेंट में जब आप काम ही नहीं करने दोगे, जब कोई बिल नहीं पास होंगे, जब कोई चीज, वो प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाएगा पार्लियामेंट में, सिर्फ हो हल्ला होगा, या एक दूसरे को वहां पे, आप देखते हैं कितनी पार्लियामेंट की वीडियोस बाहर जाती हैं, सब देखते ही हैं कि हम्म। कितना मुश्किल कर देते हैं, एक दूसरे को सुनते ही नहीं है। सी वट एवर हल्ला गुल्ला हो रहा है यू आर वहां गोइंग पे। टू डू, हाँ वट एवर यू आर गोइंग टू डू, आपको डिस्कशन करने के लिए पीस तो चाहिए ना। अब एक इंसान बोल रहा हो तो सबको सुनना चाहिए, हम्म। लेकिन अगर आप उस टाइम हो हल्ला करते हैं, परेशान करते हैं, उसे बोलने नहीं देते हैं, हम्म। तो उसकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, पार्लियामेंट का टाइम भी वेस्ट होता है, तो डिस्करेजिंग सब होगा, कुछ। डिस्करेजिंग होगा मोदी हाँ। साहब के लिए। यस। मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि जो 10 साल आपने हमने देखा मोदी साहब ने जो इंडिया के लिए किया है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी एवरीथिंग,
एक तो वो उस तरह से मटेरियलाइज नहीं हुआ इलेक्शन रिजल्ट्स में जैसे वो होप कर रहे थे, वो मानते थे कि अब की बार 400 पार, इट डिडंट हैपन, वो भी डिस्करेजिंग फैक्टर है। और जो अब इस वक्त पार्लियामेंट का और बाकी स्टेट्स में उनकी ऑपोजिशन का माहौल बना हुआ है, इवन दैट इज अ वेरी डिस्करेजिंग फैक्टर। तो कैसा लगता है आपको कि अगले 4-5 साल कैसे, हाउ विल ही फेयर थ्रू दिस पीरियड? सी ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। हम्म। अब वो स्ट्रॉन्ग है और उनका जो यूनिट है, उनकी जो दूसरे लोग हैं कैबिनेट में, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड दे विल फाइट बैक। अब जो मैंडेट उन्हें मिला है, जो वोटर्स ने उन्हें करके दिखा दिया है, अब उसको तो बदला नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी ओवरटर्न्ड। यस। बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू टेक एवरीवन फॉरवर्ड। सबको साथ ही लेके चलना पड़ेगा, चाहे जो भी कहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं वो, और आगे भी करते रहेंगे और कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। जी। तो जो होगा देखा जाएगा, जितनी अड़चने आएंगी, जो भी है उसको फेस करते हुए लेट्स विश हिम गुड लक एंड गुड हेल्थ सर्टेनली हम so बहुत that he can हमारी work more hard. हमारी हमारी तो गुड विशेस जो हैं वो आपके साथ हैं विद योर कंट्री। और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया बरखा जी। आई नो कि यू हैड अ लॉन्ग डे और आप इतनी ट्रैफिक में फंस के आके उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। Thank you so much. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप Thank लोगों को देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।